आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आज का जो हम लोगों का ये सेशन होने वाली है, ये सेशन प्रीवियस ईयर 2023 का कवर करेंगे। देखिए, इसका अलग अलग पार्ट्स में आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देखिए आकांक्षा 40 में फिजिक्स का क्वेश्चंस पूछी जाती है, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछे जाती है, मैथ का क्वेश्चंस पूछे जाती है और साथ में रीजनिंग का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक एक करके हम हर एक पार्ट्स को कवर करेंगे और ये हम लोग का जो है PYQ 2023 का फिजिक्स का पोर्शन आज हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और फिजिक्स का ये पार्ट 1 और हर एक पार्ट्स में आपका 20-20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2023 में पूछा गया था ऑफिशियली, पूरा का पूरा एक एक करके डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते तो ये देखिए, ये है आकांक्षा 40 का और ये जो है इंजीनियरिंग ग्रुप्स का, क्योंकि आकांक्षा 40 में दो ग्रुप का एग्जाम होती है, एक इंजीनियरिंग ग्रुप और एक मेडिकल ग्रुप। तो इंजीनियरिंग ग्रुप में देखा जाए तो इंजीनियरिंग ग्रुप में जनरली क्या क्या चीजें होती है। तो अगर इंजीनियरिंग ग्रुप की बात किया जाए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग ग्रुप की बात करिएगा तो इंजीनियरिंग में आपका मैथ देखने को मिलेगा, फिजिक्स फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा और रीजनिंग रहती है। और अगर आप मेडिकल ग्रुप में जाइएगा तो मेडिकल ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री रीजनिंग रहेगी, बस मैथ नहीं रहेगा मेडिकल में, वहां पे बस खाली बायो आ जाता है, बस यही है फर्क। बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री रीजनिंग सब में सेम सेम रहती है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सो देखिए कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर की बात करिएगा ना, तो सबसे पहले अगर आप तो घर में होंगे और कॉनकेव मिरर कहाँ ढूंढने जाइएगा, तो आप घर में ही आप चेक कर लीजिए। देखिए आपके पास ना ये एक चम्मच होगा, इस चम्मच का दो पोर्शन होती है, एक इधर उभरा हुआ को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, और ये जो धंसा हुआ पार्ट्स होता है ना, ये वाला पार्ट्स होता है ना, धंसा हुआ पार्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल। तो ये एने वाला का पूछा जा रहा था। आप देखिए, आप सामने रख के ऐसे ये चम्मच को सामने रख के और देखिए तो आपका प्रतिबिंब किस तरह का दिख रहा है। और धीरे धीरे मतलब कुछ दूर रखिए, फिर धीरे धीरे पास लाइएगा। तो देखिए शुरू देखिएगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा। और जैसे जैसे उसको पास में लाइएगा, जैसे जैसे पास में लाइएगा ना, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब वह सीधा बनने लगेगा। आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनने लगेगा। यानी ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल, देखिए वास्तविक इमेज जो उल्टा इमेज बनता है ना, इन्वर्टेड इमेज बनता है ना, उसको रियल इमेज बोला जाता है। और जो सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा प्रतिबिंब, उसको आभासी यानी वर्चुअल बोला जाता है, जो इरेक्ट इमेज बनता है। और ये जो कॉनकेव मिरर है, इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आप देखिएगा इस चीज को, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि किसी माध्यक का अपवर्तनांक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखिए कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली म्यू से भी डिनोट करते हैं। म्यू बराबर होता है C/V, जहां पे C बराबर होता क्या है, प्रकाश का चाल, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब निर्वात में, प्रकाश का चाल कहां पे, निर्वात में, अपॉन में दूसरा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी माध्यम में प्रकाश कितना स्पीड से जा रहा है वो, तो प्रकाश का चाल इन माध्यम, प्रकाश का चाल ये माध्यम में, जो भी माध्यम में आप लाइट भेज रहे हैं उसमें, और ऊपर वाला प्रकाश का चाल निर्वात में। ठीक है ना, तो निर्वात में यानी वैक्यूम में कितना स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी का वैल्यू कितना होता है, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा सब लोग। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, ये आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनने वाला वो म्यू बराबर C/V, ऑप्शन नंबर ये 2 बनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फीयर मिरर, यानी वक्रता त्रिज्या R और गोलीय दर्पण फोकस के बीच का संबंध। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो फोकस दूरी होता है ना, वो रेडियस का आधा होता है।
ठीक है ना। तो फोकस दूरी जो होती है वो रेडियस का आधा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u यानी वस्तु का दूरी u, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब का दूरी v, और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी f गिव्स द लेंस फार्मूला। इस तीनों का यूज करके हमसे ना लेंस फार्मूला पूछा गया। तो लेंस देखिए इस तरह का होता है, एगो को बोलल जाता है, ये ऊपर वाला को उत्तल लेंस, उभरा हुआ है ना, देखिए पेट निकलल है, यानी ये पेट निकलल है बुचकुन टाइप का, तो इसको बोला जाता है उत्तल लेंस। और ये देखिए जिसका पेट धंसा हुआ अंदर रहता है ना, ये पेट धंसा हुआ जिसका अंदर रहता है उसको बोला जाता है अवतल लेंस। ऐसे याद हो जाएगी आपको अच्छे से, इसीलिए इस भाषा को इस्तेमाल। ये पेट निकला हुआ है, ये पेट निकला हुआ, तो जिसका पेट निकला हुआ रहता है ना उसको उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। आपका भी होगा था, आपका वो जो कर्व ऐसे बनल होगा ना वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और जिसका धंसा हुआ रहता है उसको अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जब लेंस का फॉर्मूला की बात किया जाए तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ये लेंस का फॉर्मूला। एक होता है दर्पण, मिरर, दर्पण यानी मिरर। अगर मिरर का फॉर्मूला की बात किया जाए तो मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f होता है, ये होता है मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर का फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन हमसे यहाँ लेंस का फार्मूला पूछा गया था, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण, लाइट रे ट्रेवल्स ऑब्लिक्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। यानी देखिए डेंसर मीडियम यानी सघन से विरल में अगर लाइट जाएगा ना तो लाइट कने भागेगा। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, हम एक फिगर लेकर आए हैं, ये अपवर्तन का नियम है। ये देखिए जब ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला को बोला जाता है, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला को बोला जाता है विरल माध्यम, और ये देखिए नीचे वाला सघन माध्यम है। तो देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाइएगा ना तो ये जो अभिलंब है अभिलंब की ओर झुकेगा। देखिए जैसे ही आप सघन माध्यम यानी नीचे से लाइट भेजिएगा ना ऊपर में, तो देखिए अगर यही लाइट को रिवर्स कर दीजिए तो ऐसे जाता, और ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब से देखिए दूर भाग रहा है। यानी जब ये जो लाइट जो है सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है, यानी डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये जो अभिलंब है ना इस अभिलंब से दूर भागता है, यानी अभिलंब से दूर जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा याद रखिएगा। और अगर पूछे ऊपर से, यानी ऊपर में मान लेते हैं कि ऊपर में रेयरर मीडियम है नीचे डेंसर है, तो अगर रेयरर से डेंसर में आए ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल के पास में जाकर सट जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक आपसे पूछा गया था मिरर यूज्ड इन रियरर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, यानी वाहनों को पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए अगर आप बाइक चलाते होंगे ना, अभी 10th पास आउट हो गए हैं आप, तो बाइक चलाने के लिए लगभग सीख ही गए होंगे। तो बाइक जब चलाते होंगे तो रोड पर आपका गाड़ी मिल गया, बस खाली एक्सेलरेटर लेके बस खाली पीछे धुआं छोड़िए मत, और पूरा एक्सेलरेटर लेके और खाली स्पीडे में मत चलिए, आप थोड़ा ध्यान भी दीजिए। अब देखिए जब गाड़ी चलाइएगा ना तो आपका बगल में देखिएगा, बगल में शीशा लगा रहता है, शीशा खाली चेहरा देखने के लिए कि बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं, खाली उसका इस्तेमाल मत करिएगा। तो दो गो शीशा रहता है, एगो सुंदर दिखने के लिए सुंदर दिख रहा है या नहीं, और एगो बगल में रहता है। बगल वाला जो शीशा से क्या पता चलता है पीछे कौन गाड़ी आ रहा है, वही जो बगल वाला जो शीशा लगल रहता है ना वो कौन सा शीशा है वो पूछा जा रहा है। बाइक में दाहिना साइड लगा हुआ जो शीशा है ना वो जनरली क्या होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए ये वाला, इसका काम क्या है, इसका काम है कि पीछे वाला जितना भी वस्तु है, चाहे बहुत बड़ा ट्रक ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा ट्रक, बहुत बड़ा बस, चाहे छोटा सा बाइक या साइकिल सवार या आदमी कुछ भी पार कर रहा हो, वो सब चीज को देखने के लिए, ये चीज देखने के लिए नहीं कि हाँ आप आगे चल गए हैं और बगल से गुजर रही है कोई लड़की या कोई लड़का, तो उन लोग को देखना नहीं है, गाड़ी को देखना है। एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। या नहीं तो आप ये वाला देखिएगा कि आजकल ना ये वाला इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चौक चौराहा पे आप देखिएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम चौक पे देखिएगा आपको ना ये वाला दर्पण इस्तेमाल, मतलब दर्पण लगाया हुआ होगा। ये जो दर्पण होती है ना ये भी जनरली पीछे वाला व्यू को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी उत्तल दर्पण ही होता है, यानी उत्तल दर्पण कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पूछा गया था कि ये स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर मतलब कि गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, एंड थिन स्फेरिकल लेंस, अरे वो गोलीय लेंस की बात कर रहा है जिसका फोकल लेंथ जो है ना
वो -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिले है, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर पूछा जा रहा है कि वो जो दर्पण है और वो लेंस है वो है क्या, मतलब दर्पण और लेंस वो किसके जैसा बिहेव करता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिसका फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो वाला जो है ना वो हमेशा अवतल दर्पण और अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण और अवतल लेंस कहलाता है, यानी कहने का मतलब कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर या अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा माइनस में होगा, हमेशा। अगर जस्ट वही उल्टा, अगर आपके पास मिरर या लेंस हो, यानी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो आपके पास, तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव होता है उसका। तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोकस माइनस में दिया हुआ है तो माइनस हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों के दोनों कॉनकेव है, दोनों के दोनों अवतल है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल था, सब क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आकांक्षा 40 में फोड़ना है ना तो आपको क्लास 10th का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी चाट जाइए, बढ़िया से निकल जाएगा ये आपका, बढ़िया से। नहीं तो जितना भी हम आपको अभी कवर करवा रहे हैं सब फॉलो करते रहिएगा, पूरा कंप्लीट तैयारी हम आपको करवा देंगे इसी चैनल पे। सारा का सारा प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एक एक करके सब वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए एक चालक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए कोई भी तार है उस तार का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध किस चीज पे निर्भर करता है, आप लोग पढ़े होंगे, आर बराबर रो एल बटाए। तो ये देखिए ये जो रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है ये लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लंबाई के समानुपाती है। और ये जो रेसिस्टेंस है ना नीचे देखिए एरिया, तो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, में एरिया। यानी ये जो हमसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है व्युत्क्रमानुपाती ना, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी नीचे, इसका मतलब कि तार का मोटाई बढ़ेगा ना तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होगा, और तार जितना ही ज्यादा लंबा खींचेगा ना उतना ही रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तार का। इसका मतलब कि ज्यादा मोटा वाला तार पे लोड कम पड़ता है, पतला वाला तार अगर ढेरे लंबा तार खींच के ले गया ना तो उस तार पे लोड ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक चालक तार का प्रतिरोध ना किसके व्युत्क्रम होता है, तो किसके व्युत्क्रम हो रहा है, एरिया का, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। व्युत्क्रम मतलब यही होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी खाना कम खाइएगा तो पेट कम निकलेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खाना ज्यादा खाइएगा तो पेट ज्यादा निकलेगा, वो ये वाला हो जाएगा। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ही तार की लंबाई बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। तुमसे यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या कंडीशन हो जाएगा, यहाँ से देखिए अनुप्रस्थ क्षेत्र का एरिया यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, देखते कभी दो तार आपस में लड़ते हुए देखे हैं, देखे होंगे आप लोग, दो तार देखते होंगे कि कहीं से तार गुजरे बिजली वाला, दोनों तार आपस में टकरा गया, टकरा के पूरा विस्फोट हो गया, आग लग जाता है, वहां पे पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, यानी लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जब शॉर्ट सर्किट होती है ना तो उस समय देखते होंगे पूरा आग धर लेता है, यानी उस समय बहुत तेजी से विद्युत धारा उस तार से गुजरने लगता है, यानी उस समय ना बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हैवी, बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का फ्लो, इसी के चलते तो तार पूरा जल जाता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट लग रहा है, ये जब शुरू में विद्युत धारा फ्लो हो रहा था तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, तो बढ़िया चल रहा था। अब जब अचानक से कहीं बच गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, दो तार आपस में लड़ गया, तो देखिए आग लग गया। आग कैसे लगता है, जब उसमें बहुत ज्यादा आग, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे एनर्जी चाहिए तभी ना आग लगता है। तो एनर्जी कहाँ पे मिलेगा, विद्युत धारा से। तो बहुत ज्यादा विद्युत धारा जब घुसने लगता है तार में ना तो फिर ऐसे जलना शुरू हो जाता है। और ये कब घुसती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, हमेशा याद रखिएगा। शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत धारा ना बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है, इसीलिए कभी तार को टच मत करिए, नहीं तो कभी अगर अगर वो झटका आपको मार दे रहा है तब तो आप भाग्यशाली इंसान है। अगर कहीं घींच लेगा ना तो कितना आप करिएगा वो
तार से मत छूटबे नहीं करिएगा जब तक कि सब ब्लड खत्म ना हो, ध्यान रखिए उस समय, क्योंकि और बहुत तेजी से घुसने लगता है विद्युत धारा, बहुत तेजी से फ्लो होता है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है, तो देखिए अब प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की बात करें तो प्रेरित विद्युत धारा ये कहां से आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से, यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से। दक्षिण हस्त नियम में ये क्या बताया गया था, इसको फिगर को ध्यान से देखिए। दक्षिण हस्त में ये बताया गया था कि ये जो अंगूठा है मोमेंट ऑफ करंट, इससे विद्युत धारा फ्लो होगा, और ये जो अंगूठा के जस्ट बगल वाला जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, और जस्ट उसके बगल में मिडिल फिंगर जो है ना, मिडिल फिंगर करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, यानी विद्युत प्रेरित विद्युत धारा इससे फ्लो होता है। तो ये कौन सा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करें ना, इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट, कोई भी इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट का डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन की बात करें तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही मारना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, तांबे के एक तार की एक आयताकार कुंडली किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, यानी प्रेरित विद्युत धारा की बात कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट चेंज, यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है, यानी ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन इच, ये आधा रोटेशन के बाद चेंज हो जाता है इंड्यूस्ड करंट, यानी विद्युत प्रेरित विद्युत धारा जब आधा रोटेशन होती है ना, हाफ रिवोल्यूशन होगी ना, तो फिर चेंज हो जाता है। 11 का सी। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, यानी जब एक लंबा सोलेनोइड, यानी एक किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए धारावाही सोलेनोइड इस तरह का पाइप जैसा होता है और इसके ऊपर पूरा तार लपेटा हुआ रहता है, और अगर इस तार से जनरली विद्युत धारा गुजारिएगा ना तो इसके अंदर ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वही पूछ रहा है, जब इससे विद्युत धारा गुजरेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो क्या सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र जीरो उत्पन्न होगी, या सभी जगह इसके सिरे की ओर घटते जाएगा, मतलब जैसे जैसे किनारे जाइएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़िएगा, जैसे जैसे किनारे जाइएगा साइड में इंड पोर्शन में जैसे जाइएगा वैसे वैसे बढ़ेगा, या सभी बिंदु पर समान होते हैं, ऑल पॉइंट्स पर इक्वल होता है, तो सभी जगह पे समान समान होता है। इस जगह देखिए यहाँ पे ये आपका ना एक सोलेनोइड दिखाया हुआ है, यहाँ पे इन्हें साउथ है और इन्हें नॉर्थ है, यहाँ पे देखिए ये गोले 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 तार लपेटा हुआ, तो सभी जगह अगर चुंबकीय क्षेत्र को नापिएगा ना, अगर विद्युत धारा फ्लो करवा रहा है तो सभी जगह का हर एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र नापिएगा तो हर एक जगह का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको इक्वल इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है। 12 के बाद देखिए 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। देखिए जब कोई भी तार से ना विद्युत धारा फ्लो होता है ना, तो सबसे पहले उस तार में विद्युत धारा के चलते इस तार में हीट भी जनरेट होता है, तो यानी विद्युत धारा से उस तार में उष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसी विद्युत धारा फ्लो करवाइएगा ना तो विद्युत धारा को चलते इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, वही पूछा जा रहा है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक और होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा से उष्मा भी उत्पन्न होता है। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि मोबाइल जब जब चला रहे हैं, चलाते चलाते मोबाइल गर्म हो जाता है, क्यों, मोबाइल से विद्युत धारा ना फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का गुण होती है, प्रॉपर्टीज होती है, तो जने जने से फ्लो होगा ओने ओने वो गर्म करते चलेगा। जैसे आपका गुण होगा कि आप जिस गली में जाइएगा उस गली में आपका नाम बदमाश के नाम से जाना जाता होगा, वही सिस्टम, समझे, विद्युत धारा का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किसने किए थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड किए थे, कौन, ऑस्ट्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा था, अब पूछा था कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्टेज व्हेन ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्सेज, जब एगो सोर्स में 4 एम्पियर विद्युत धारा फ्लो करते हैं तो वहां से 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होती है। व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन इंस्टेड ऑफ द 12 वोल्ट,
अगर सॉरी 120 वोल्ट 120 वोल्ट फ्लो करवाएंगे ना तो कितना विद्युत धारा फ्लो होगा, ये कंडीशन दिया हुआ हिंदी में देखिए। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत सोर्सेज से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो डाटा दिया हुआ वो निकाल लीजिए। 4 एम्पियर मतलब विद्युत धारा, आई बराबर विद्युत धारा 4 एम्पियर दिया हुआ है, उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना, तो विभवांतर को भी से डिनोट करते 60 वोल्ट दिया हुआ। इस दोनों के मदद से ना वो जो हीटर लगल है ना उस हीटर का प्रतिरोध निकाल लीजिए आप, रेसिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर आई आर, वोल्टेज कितना 60 बराबर आई बराबर 4 गुने रेसिस्टेंस, तो ये 4 को एने ले आएंगे तो 60/4 बराबर रेसिस्टेंस, यानी 4 से 15 चौका 60, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए रेसिस्टेंस बराबर 15 निकला, रेसिस्टेंस बराबर 15 निकला। और जब रेसिस्टेंस बराबर 15 निकला, अब इसका इस्तेमाल आगे करते, फिर बोलता आगे उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कितना खींचेगा, जबकि उस विद्युत हीटर का रेसिस्टेंस कितना आया 15 ओम के बराबर, क्योंकि विद्युत धारा का रेसिस्टेंस ये जो हीटर है ना, हीटर का रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी वोल्टेज फ्लो करवा दीजिए, कितना भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दीजिए, लेकिन प्रतिरोध चेंज नहीं होगी, जो हीटर का प्रतिरोध है वही रहेगा। हीटर का प्रतिरोध निकल गया, भी निकल गया, आई निकालना है तो भी बराबर आई आर होता है, वोल्टेज बराबर 120, ये रेसिस्टेंस एन आ जाएगा, तो रेसिस्टेंस कितना था 15 ओम, तो 15 यहाँ लिख देते हैं बराबर आई, 15 अट्ठे 20 से, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 8 एम्पियर, यानी विद्युत धारा कितना फ्लो होगा 8 एम्पियर के बराबर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 के बाद देखिए 15 आपसे पूछा क्या था, टू कैलकुलेट द करंट इन द रेसिस्टर वी यूज, यानी देखिए प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए अभी जस्ट यहाँ विद्युत धारा की बात की, V बराबर आई आर, वोल्टेज आई आर, यहाँ पे विद्युत धारा है ना, तो ये किसका रूल है, ये था रूल ओम्स लॉ के द्वारा ये रूल दिया गया था, एक साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, वही दिए थे। तो अगर प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा को हमको मापना है ना, तो उसके लिए ओम का नियम का जरूरत है, ओम के नियम से हम लोग देखो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, यानी 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी उत्पन्न हो रही है, हीट ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, और 4 ओम रेसिस्टर लगा हुआ है, तो पूछा जा रहा है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा होगा। अब फार्मूला याद है, H बराबर क्या होता है, H बराबर V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। जैसे आप लोग ने एक फार्मूला पढ़े होंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये कौन साइंटिस्ट दिए थे, ये अकॉर्डिंग टू जूल लॉ के द्वारा दिया गया था, जूल साइंटिस्ट के द्वारा। तो देखिए आई इसमें तो विद्युत धारा तो देवे नहीं किया है, तो जब विद्युत धारा नहीं दिया हुआ तो इस आई को चेंज करना होगा, कैसे चेंज करिएगा, V बराबर आई आर से, तो आई बराबर क्या निकलेगा, V अपॉन में R बराबर आई, इस आई का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो देखिए का फार्मूला तैयार होता है, आई बराबर V बटा आर लिखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर गुने एगो रेसिस्टेंस गुने एगो टाइम, ये रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंस, तो हीट, यानी हीट कहने का मतलब ऊर्जा, इनर्जी, जब गर्म लगता है तो वो भी तो जनरली एनर्जी ऊर्जा ही देती है ना, तो हीट बराबर H बराबर क्या निकलता है, V स्क्वायर अपॉन में आर टी, यही तो है, V स्क्वायर अपॉन में R और T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वही फार्मूला, हीट कितना दिया हुआ है 100 जूल, तो 100 लिख देना है। अब V स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है, आर पार का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है, 4 डाल दीजिए, टाइम कितना दे ले ईच सेकेंड मतलब प्रत्येक सेकेंड, कहने का मतलब 1 सेकेंड, 4 को एने ले जाइएगा तो 100 चौका 400 बराबर V स्क्वायर, देखिए एने से स्क्वायर को एने लाइएगा तो अंडर रूट निकलेगा, अंडर रूट कहने का मतलब अंडर रूट 400 बराबर V, यहाँ से V बराबर क्या निकलेगा 20 20 400 यानी 20 वोल्ट, कितना निकलेगा फाइनल, तो प्रतिरोध के आर पार विभवांतर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा। 16 के बाद देखिए 17, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, क्या वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता, ना ना ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है, कहीं नहीं कट करता और कभी भी नहीं कट करेगा, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र लाइन नॉर्थ से यानी उत्तर से निकलेगा और दक्षिण की ओर जाके घूम जाएगा, तो क्या ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमेशा सही होगा।
सम टाइम इंटरसेक्ट यानी कभी कभी इंटरसेक्ट करेगा और कभी कभी नहीं, ये भी नहीं। ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये को देखिएगा क्लोज लूप बनाता है, ये बंद आकृति बनाता है, ये भी याद रखिएगा। ये इस तरह का एक क्लोज लूप यानी बंद आकृति बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट देखिएगा एक 18 नंबर का क्वेश्चन, किसी गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। तो कोई भी एक स्फेरिकल लेंस है, जैसे गोलीय लेंस है इस तरह का, इसका इफेक्टिव डायमीटर ये वाला होता है। इफेक्टिव डायमीटर को क्या हम लोग बोलते हैं? तो इफेक्टिव डायमीटर को अपर्चर के नाम से जानते हैं, द्वारक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, अपर्चर यानी द्वारक के नाम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेट डिजायर्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। यहाँ से बोला जा रहा है ना कि मैक्सिमम जो ऊर्जा जो है ना सूरज से लिया जाता है, लेकिन इसमें से कौन सा एनर्जी है ना वो सूरज से नहीं लिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। जितने ऊर्जा का सोर्सेस है हम उपयोग में लाते हैं, उनमें अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। मतलब सभी एनर्जी सौर ऊर्जा यानी सूरज से ही प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सोर्स अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? इसमें से कौन है जो सौर ऊर्जा से नहीं लिया जाता? जैसे भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, यानी पृथ्वी को गर्म करनी है तो सूरज का रोशनी चाहिए। पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी चाहिए तो भी हवा का मतलब तो भी लाइट का, सूर्य ऊर्जा का जरूरत है। बायोमास यानी जैव द्रव्यनांक चाहिए तो भी, जैसे कि जैव द्रव्यनांक करने का मतलब नहीं देखते सड़ता है, गलता है भोजन, वो सब के लिए भी आपको सूर्य का हीट चाहिए, सूर्य का एनर्जी चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सूर्य का एनर्जी सोर्सेस, सूर्य का एनर्जी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पे बम भारी द्वारा बन मतलब नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे ना तो नागासाकी हिरोशिमा पर ना परमाणु बम गिराया गया था, वही न्यूक्लियर एनर्जी है वही। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा किस रूप में बनता है? तो इसके लिए जो चाहिए ना आपको प्लूटोन, इसके लिए आपको क्या चाहिए? यूरियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब इसके लिए चाहिए, तब उससे ये ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये जो है ना इसके लिए विद्युत ऊर्जा का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है। 19 के बाद देखिए 20 भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ सो देखिए दो चालक तार है, मतलब दो कंडक्टर है, पदार्थ है जिसका लंबाई व्यास सब समान है, सब इक्वल है। दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल का बना हुआ और इक्वल लेंथ का बना हुआ और इक्वल डायमीटर का, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में उसको पहले श्रेणी क्रम में फिर समानांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं। यानी फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, शुरू उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं, फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सेम वोल्टेज पर दोनों को लगा रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, यानी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, यानी जब समानांतर में कनेक्ट करेंगे तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, और जब पहले श्रेणी क्रम में कितना उत्पन्न होगा, फिर समानांतर पैरेलल में कितना उत्पन्न होगा, इस दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालिएगा? तो अभी जस्ट बताए थे, हीट की बात कर रहा है ना, और सब वोल्टेज से संबंधित है। इसमें तो विद्युत धारा की जिक्र कर भी नहीं किया है, तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते। तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे, हीट बराबर v स्क्वायर अपॉन में r इंटू टी, यही हम लोग सीखे थे। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है पहले सीरीज में, तो पहले एच एस यानी सीरीज वाला हीट, और फिर नीचे क्या लिख देते हैं ना एच पी यानी पैरेलल वाला हीट। तो इसका भी सेम फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। देखिए वोल्टेज दोनों का वोल्टेज सेम था। अच्छा, इसका आर एस यहाँ सीरीज डाल देते हो, और ये रेसिस्टेंस पैरा वाला, समय भी तो सेम होगा क्योंकि दोनों को सेम ही समय पर हम लोग जनरली गर्म करेंगे, तो समय को भी ले लीजिए सेम। अब तो बचा क्या सो देखिएगा, एच एस अपॉन में एच पी बराबर यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन में आर एस अपॉन में 1 अपॉन में आर पी। इसको सोल्यूशन करिए तो देखिए 1 अपॉन में आर एस नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो आर पी है ना ये आर पी ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में 1 नीचे आ जाएगा, यानी
हीट ऑफ सीरीज अपॉन में हीट ऑफ पैरालेल बराबर आर पैरालेल अपॉन में आर सीरीज। अब देखिए, अब आर पैरालेल, देखिए दो कंडक्टर था, दोनों कंडक्टर को अगर हम लोग पहले पैरालेल है तो पहले समानांतर में जोड़ेंगे तो वहां से टोटल रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, तो देखिए 1 में पैरालेल बराबर 1 में पी प्लस में 1 में पी जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 1 में आर पी बराबर, यहाँ से पी 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 एलसीएम 1 1 2 यानी आर पी बराबर क्या निकला पी बटा 2। तो यहाँ आर पी बराबर क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, आर पी बराबर कंसीडर करेंगे पी बटा 2 गुने आर एस। सीरीज में जब जोड़ेंगे दो रेसिस्टेंस को तब टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो सीरीज में डायरेक्ट अलजेब्रिक सम होता है। तो आर आर दोनों दो को कंडक्टर था, तो दो को कंडक्टर था तो आर एस बराबर आर प्लस आर यानी 2R। तो यहाँ से क्या डाल देते हैं, तो ले लिए है ना हम यहाँ कंडक्टर, नहीं इसको आर कंसीडर करिए, आर अपॉन आर, इसको भी आर ले लीजिएगा तो इसको भी आर ले लीजिए, तो ये पी नहीं ले लीजिए आर लीजिए। अब देखिए दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो आर प्लस आर 2R निकलेगा, ये आर से आर खत्म, बचा क्या 1 में 2 दूनी की 4 यानी 1 में 4 कहने का मतलब 1:1:4 निकलेगा करेक्ट। ठीक है, 1:4 है ऑप्शन नंबर में, देखिए है ऑप्शन नंबर तीसरा 1:4। ठीक है, तो बस आज का जो सेशन रहेगा ना, आज का सेशन में हम यहीं तक रखेंगे और आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 2013 का भी सीरीज चल रही है तो 2013 का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सारा का सारा डिस्कशन हम आप लोग के साथ करके कर देंगे, सारा का सारा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिजिक्स का आज हम लोग का पार्ट 1 हुआ है कंप्लीट और अभी इसमें और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि 40-40 क्वेश्चन रहती है। तो पार्ट 2 में जल्द हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और आज का सेशन कैसा लगा, सब लोग आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, सब लोग जरूर बताइएगा। और 20 क्वेश्चन में आज आप कितना बना सकते थे तभी ना पता चलेगा आपसे एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सो तो 20 क्वेश्चन में कितना बना सकते थे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो बस आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, जाते जाते सब लोग वीडियोस को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।